morning, student. In the previous class, we have discussed about growth of commercial crops and the cultivation of India. And India, the Indian indigo. We have discussed about the three topics: the Indian indigo, growth of commercial crops, the cultivation of indigo, and the Indian indigo. Today we will discuss about following topics: how indigo was cultivated, the lotus system, and the indigo revolt, the blue rebellion. इंडिगो की वजह से जो रिवोल्ट हुआ उसको क्या कहते हैं? ब्लू रिबेलियन कहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. ओपन योर पेज नंबर 29. हाउ इंडिगो वाज कल्टिवेटेड. हाउ इंडिगो वाज, कैसे उसकी खेती होती थी, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस ईस्ट इंडिया कंपनी ने किए थे, वो लेट्स वी सी इन दिस टॉपिक. इंडिगो वाज कल्टिवेटेड अंडर टू मेन सिस्टम, नीच एंड ग्रोथी. नीच एंड ग्रोथी सिस्टम के अंडर में ये इंडिगो कल्टीवेशन होता था. इन द नीच सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन द प्लांटर प्रोड्यूस इंडिगो इन लैंड्स ही डायरेक्टली कंट्रोल. जो भी प्लांटर्स जिस लैंड पे कल्टीवेशन करता था इंडिगो, तो पूरा उसका उसके ऊपर कंट्रोल रहता था. ही बॉट द लैंड और रेंटेड इट फ्रॉम द अदर जमींदार्स एंड प्रोड्यूस्ड इंडिगो बाय डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर्ड लेबरर्स. लेबर को हायर करके वो डायरेक्टली उसी में प्लांटेशन करवाता था. Directly employing hired laborers. Indigo could be cultivated only on fertile lands. सिर्फ fertile lands में भी वो उसका cultivation हो पाता था. Therefore, the planters found it difficult to expand the area under niche cultivation. तो वो जो पूरा एरिया जो रहता था उसका पूरा नीच कल्टीवेशन के अंडर में आता था. नीच कल्टीवेशन में क्या होता था कि जो भी लैंड पे जो भी प्लांटिंग करता था, जो उस लैंड को परचेज करके उसमें पूरी प्लांटिंग पे उसका कंट्रोल होता था, वो लेबर को हायर करके उस पे कल्टीवेशन इंडिगो का करता था. फ्रॉम वेयर कुड दे प्रोक्योर लार्ज एरियाज, दे देयरफॉर अटेम्प्ट टू लीज इन द लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री. लीज मीन्स कि उसको लीज पे रखना, मीन्स कि कुछ पैसे लेके उसको किसी और को दे देना कुछ साल के लिए, एंड वो पैसे वो रिटर्न करता है, तब वो जमीन उसको छोड़ना रहता है. मीन्स जो वो जमीन छोड़ना चाहता है तब उसको ये पैसे उसको रिटर्न करने होते हैं. They also tried to evict the peasants from the area, but this led to tension and conflict. क्योंकि जब जमीन छोड़े तो वो पैसे रिटर्न कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, ये सब जो चीजें टेंशन वाली होती थी और बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष पैदा होते थे. क्योंकि जो लीज पे जिसने जमीन ली है वो उसको छोड़ते समय वो लीज उसको रिटर्न करते हैं कि नहीं करते हैं, वो इससे सारी चीजें टेंशन क्रिएट करती थी. A large plantation required a large number of hands to operate, and labor was not always available when required. जो लार्ज प्लांटेशन, लार्ज एरिया का प्लांटेशन होता था तो लार्ज वर्कर्स भी चाहिए थे उसमें. ऐसे तो प्लांटेशन हो नहीं जाए, वहाँ पे कल्टीवेशन ऐसे सिर्फ लैंड खरीदने से तो हो नहीं जाएगा, तो उसके लिए लार्ज नंबर ऑफ लेबर्स भी तो चाहिए, है ना, उतने वर्कर भी हमें चाहिए. Besides, labor was needed precisely at the time when peasants were busy with the rice cultivation. But उस समय लेबर्स नहीं मिलते थे क्योंकि राइस कल्टीवेशन भी एक तरफ हो रहा होता था, तो ऑलमोस्ट लेबर्स राइस कल्टीवेशन में बिजी रहते थे, तो इसमें उसकी शॉर्टेज होती थी. The niche cultivation on a wide scale also required many plows and bullocks. हल और बुलॉक्स दोनों चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती थी, क्योंकि बहुत लार्ज लेवल पे वो प्लांटेशन होता था, तो बहुत सारे प्लाउस भी उनको चाहिए होते थे और बहुत सारे बुलॉक्स भी उनको चाहिए होते थे. 1 बीघा ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन रिक्वायर्ड 2 plows, which meant that a planter with 1000 बीघास would needed 2000 plows. 1 बीघा में कितने चाहिए होते थे? 2 plows चाहिए होते थे, तो 1000 बीघास में 2000 plows एंड 4000 ब्लॉक्स चाहिए होते थे. तो इसलिए ये सारी जो रिक्वायरमेंट उसकी थी वो उसकी शॉर्टेज होने लगी. नो वन वाज इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग ऑन परचेज ऑफ प्लाउस. अब इस उतनी खेती के लिए कोई प्लाउस को परचेज करना नहीं चाहता था, क्योंकि ऑलमोस्ट प्लाउस एंड बुलॉक्स वगैरह जो कहाँ पे एंगेज होते थे, राइस कल्टीवेशन में एंगेज रहते थे. एंड प्लाउस वर नॉट इजीली अवेलेबल एज मैनी प्लाउस वर बिजी ऑन द राइस फील्ड्स व्हेन द इंडिगो प्लांटर्स नीडेड them. So till the late 19th century, planters were
reluctant to expand the areas under niche cultivation. 25% of the land producing indigo was under this system. 25% of land percentage. 25% of the land producing indigo cultivation under the niche system. तो niche system के अंदर में 25% of the land producing indigo cultivation. The rest opted for an alternative mode of cultivation, the roti system. और बाकी सारे जो land part of land था उसको किसके system के अंदर में आता था, वो roti system. What is roti system? Now let's see what is roti system. Under the roti system, the ryots were forced by the planters to sign a contract that is in agreement. Roti system के according, niche system is the control, all power and control of the land have a planters, है ना, उनके पास होता था. एंड roti system में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता था. जब वो कल्टिवेटर्स को दिया जाता था तो उसके पास एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता था. Sometimes the village headman was forced to sign the contract on behalf of the ryots. ryots के बदले में कभी-कभी विलेज का हेडमैन जो होता था वो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करता था. The person who signed the contract received cash as advance from the planters at low rates of interest. लो रेट्स का इंटरेस्ट पे वो एक उसको कैश दिया जाता था. जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता था तो उसको कैश दिया जाता था. उसको जैसे कि EMI आजकल हम लोग जो करते हैं ना, उसके थ्रू जैसे लोन उनको दिया जाता था, उसको इंटरेस्ट पे उसको बैक करना रहता था, उसको वापस करना रहता था. The person who signed the contract received cash as advance from the planters at low rates of interest. The loan pressurized the ryot to cultivate 25% of land under his holding. The seeds and drill were provided by the planter while the cultivators prepared the seeds and drill planters प्रोवाइड करते थे और कल्टिवेटर्स क्या करते थे कि उसको प्रिपेयर द सॉइल, शॉर्ड एंड सीड एंड लुक आफ्टर द क्रॉप. उसको जमीन को तैयार करना, उसको बीज को लगाना एंड उसके बाद उसका पूरी प्रिपेयरिंग उसकी जो होती थी खेती की, उसको लुक आफ्टर करना, उसका पूरे क्रॉप्स को, वो उनका काम होता था कल्टिवेटर्स का. After the crop was delivered to the planter, a new loan was given for the cycle to start all over again. जब क्रॉप उसको दिया जाता था प्रिपेयर करके, तब उसके बाद उसका न्यू लोन तैयार होता था. वो जो लोन का साइकिल है वो कंटिन्यू चलता ही रहता था. तो peasants who in the beginning were tempted by the loan found the system very harsh. इस लोन सिस्टम से वो लोग बहुत ही परेशान होने लगे. The price they received from indigo was very low and cycle of loans never stopped. इंडिगो के लिए जो प्राइस उनको स्टार्टिंग में कैश दिया जाता था वो बहुत कम होता था, और जो लोन उनको बनता जाता था वो कैसा होता था, वो नेवर स्टॉप. उसका जो साइकिल होता था वो कंटिन्यू किसी न किसी रूप में वो चलता ही रहता था, तो उसका एक साइकिल बन जाता था. देयर वेर अदर रीजंस टू. द प्लांटर्स, और भी क्या रीजंस थे उसके ब्लू रिबेलियंस के. देखिए, द प्लांटर्स इंसिस्टेड दैट इंडिगो बी प्रोड्यूस्ड ऑन द बेस्ड ऑफ सॉइल्स. On these soils, the peasants cultivated rice. इंडिगो के प्लांटेशन के लिए जो फर्टाइल सॉइल्स होते थे, जो बेस्ट सॉइल्स होते थे, उसका वो लोग यूज करते थे, क्योंकि डोमिनेट करके वो लोग जो फर्टाइल सॉइल्स होते थे उस पर कंट्रोल कर लेते थे, उसी पे वो इंडिगो प्लांटेशन करते थे. एंड जो राइस का प्लांटेशन होता था उसको वो लोग अनफर्टाइल या तो लेस फर्टाइल सॉइल्स को उसको वहाँ पे उसको फार्मिंग के लिए देते थे. तो ये भी एक हरासमेंट था उनके लिए. द इंडिगो प्लांट हैड डीप रूट्स व्हिच एक्सट्रैक्ट द सॉइल रैपिडली. और जो उसका जो डीप रूट होता था इंडिगो प्लांटेशन का, वो पूरे सॉइल को खत्म, उसकी फर्टिलिटी को खत्म कर देता था. एक दो प्लांटेशन के बाद वो बाकी अदर क्रॉप्स के लिए वो बिल्कुल भी अनफर्टाइल सॉइल बन जाता था. एक बिल्कुल फर्टाइल सॉइल में से वो किस में कन्वर्ट हो जाता था, अनफर्टाइल सॉइल में. बाकी अदर क्रॉप्स के लिए वो बिल्कुल भी वैल्यूएबल नहीं रहता था. And even after the harvest of indigo, the soil was unfit to cultivate anything. किसी भी और कल्टीवेशन के लिए वो अनफिट होता था. तो ये सब सारी चीजें, जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो लोनिंग एंड डोमिनेटिंग जो प्रोसेस होता था हम लोग का, ये सारी चीजें अंत में किसमें, रिबेलियंस में कन्वर्ट हुई धीरे धीरे.
तो इंडिगो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। उसके बाद इंडिगो रिवोल्ट द ब्लू रिबेलियन, इसके अगेंस्ट जो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ उसको क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड द ब्लू रिबेलियन। By the late 19th century, farmers preferred to cultivate rice and jute since indigo was no more a profit-making crop. When caused by planters to cultivate indigo, farmers organized a resistance movement in 1859. तो इंडिगो से उनको कोई फायदा नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने उसके अगेंस्ट मूवमेंट स्टार्ट की 1859 में। द इंडिगो रिवोल्ट वाज इंडिगो फार्मर्स अपराइजिंग अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स इन 1859 में इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ इंडिगो फार्मर्स ने रिवोल्ट स्टार्ट किया। इट स्टार्टेड इन February March 1859 when the farmers refused to show a single seedling of indigo plant. It was a totally non-violent resistance as the farmers were not in possession of any types of arms. Indigo planting was introduced in large parts of Burdwan, Bankura, Birbhum and Murshidabad. The indigo planters left no stone unturned to make money. They mercilessly pursued the peasants to plant indigo instead of food crops. तो बहुत ही बुरी तरह से वो फूड क्रॉप्स के बदले में इंडिगो प्लांट्स के लिए ही उनको फोर्स किया जाता था। They provided loans at a very high interest. Once a farmer looked such loans, he remained under debt for his whole life. एक बार वो लोन उन्होंने लिया तो पूरी लाइफ उनको फिर वो डेप्ट में ही उनकी चली जाती थी, पूरे कर्जे में ही चली जाती थी। द प्राइस पेड बाय द प्लांटर्स वाज मैग्रे ओनली 25% ऑफ द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस जो भी होती थी उसकी सिर्फ 25% उनको दिया जाता था। सो द फार्मर्स कुड मेक नो प्रॉफिट बाय ग्रोइंग इंडिगो। तो इसलिए इंडिगो के ग्रोइंग से फार्मर्स को कोई प्रॉफिट होता नहीं था। जितना भी वो लोग मेहनत करते थे, जितना उसमें इन्वेस्ट करते थे और जितना मेहनत और बाकी अपना टाइम देते थे और जितना उनको पैसा मिला हुआ रहता था उसके बदले में उनको और खर्चे के बदले में उनका जो इनकम होता था बिल्कुल भी उनके लिए बेनिफिशियल नहीं होता था। सिर्फ ओनली मार्केट प्राइस का जो भी प्राइस होता था, जैसे कि 100 रुपीज़ प्राइस मार्केट प्राइस है तो उनको सिर्फ 75 रुपीज़ वो अपने पास रखते थे और इनको सिर्फ 25 रुपीज़ देते थे। 25% ऑफ द मार्केट प्राइस गिवन टू देम। The farmers were totally unprotected from the greater indigo planters who restored to mortgaging their properties if they were unwilling to obey them. By an act in 1833, planters were granted a free hand for operation. फिर जब वो लोग मना करते थे कि हम ये खेती नहीं करेंगे तो उनकी जो जमीन वगैरह वो थी उसको कब्जा कर ली जाती थी और उस पर उनकी प्रॉपर्टी को ले लिया जाता था। इवन प्लांटर्स were granted a free hand for operations. Even the zamindars, money lenders and other influential persons sided with the planters. प्लांटर्स के साथ कौन-कौन जमींदार, मनी लेंडर्स और अदर इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स भी प्लांटर्स के सपोर्ट में थे। फार्मर्स रिजॉर्टेड टू रिवोल्ट। फार्मर्स ने इसलिए फार्मर्स फिर उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठानी स्टार्ट कर दी। बंगाली मिडिल क्लास सपोर्टेड द पीजेंट्स होलहार्टेडली। जो बंगाल के मिडिल क्लास पर्सन्स थे उन्होंने पूरी तरह से पेजेंट्स को मतलब किसानों को सपोर्ट किया। दीनबंधु मित्र गेव परफेक्ट अकाउंट ऑफ द सिचुएशन इन हिज प्ले नील दर्पण। नील दर्पण बुक में उन्होंने पूरी सिचुएशन को एक बहुत ही परफेक्ट वे में उन्होंने अपनी बुक में उसको दर्शाया है। रिवोल्ट स्टार्टेड फ्रॉम नादिया। नादिया से ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था। विष्णु शरण विश्वास एंड दिगंबर विश्वास फर्स्ट टू द आर्म्स अगेंस्ट द प्लांटर्स। सबसे पहले इन्होंने आवाज उठाई विष्णु चरण विश्वास एंड दिगंबर विश्वास। इट स्प्रेड्स लाइक अ वाइल्ड फायर इन मुर्शिदाबाद, बिरभूम, बर्धमान एक्सेट्रा। तो सारी जगह पे ये जो रिवोल्ट है एक बिल्कुल आग की तरह फैल गया। इंडिगो प्लांटर्स वर पुट अंडर पब्लिक ट्रायल एंड एक्सिक्यूटेड। द इंडिगो डिपोट्स वर बर्न डाउन। मेनी प्लांटर्स फ्लेड टू अवॉइड बीइंग कॉट। बहुत सारे प्लांटर्स को पकड़ लिया गया। द जमींदार्स वर ऑल्सो टारगेट्स ऑफ द
revolting peasants. However, the revolt was brought down by large military and police force. The revolt involved almost the whole of Bengal. पूरे बंगाल में ये जो रिवोल्ट है पूरा फैल गया. The revolt was directed against British planters who behaved like feudal lords in their estates. ब्रिटिश प्लांटर्स जो अपने आप को भगवान की तरह मानते थे, उनके खिलाफ सबसे ज्यादा, उनके अगेंस्ट सबसे ज्यादा वो डायरेक्टली रिवोल्ट उन्हीं के खिलाफ था. The revolt received the support of all categories of the rural population, including the zamindars, moneylenders, rich peasants and कर्मचारी. तो सारे लोगों ने उस रिवोल्ट में सपोर्ट किया. जो ग्रामीण एरिया के थे, रूरल एरिया के रूरल पॉपुलेशन जो थी, वो सारी के सारी उन्होंने इस रिवोल्ट में सपोर्ट किया. From the beginning of the 19th century, many officers of the East India Company acquired land from the Indian zamindars in Bihar and Bengal and began large-scale cultivation of indigo. बहुत सारी जमीन उन्होंने बंगाल और बिहार के लैंडलॉर्ड से ले ली, छीन ली या तो खरीद ली, एंड उस पर बहुत ही लार्ज लेवल पे उन्होंने इंडिगो प्लांटेशन स्टार्ट किया. These planters committed great operation on the cultivators of Nadia district who refused to show an indigo. तो नडिया डिस्ट्रिक्ट के किसी भी प्लांटर्स ने, किसी भी कल्टिवेटर्स ने इंडिगो को लगाने से मना कर दिया, इंडिगो की कल्टिवेशन करने से मना कर दिया. The strike spread to जैसोर, खुलना, डेक्का, मालदा एंड अदर प्लेसेस इन बंगाल. बंगाल के और सारे एरियाज में भी वो स्प्रेड कर रहा था धीरे धीरे. एंड फियरिंग ए ग्रेट uprising, the governments issued a notification enjoining on the police to protect the riot in the possession of his lands without interference on the part of the planter or anyone else. An indigo commission was appointed in 1860. The commission held the planters guilty and criticized them for coercive methods. The commission asked the riots to fulfill their existing contracts, but they would refuse to produce indigo in future. उन्होंने जो भी जियोट सिस्टम से जितना भी पैसा लगे उसको बैक करने के कहा, लेकिन बट उन्होंने फ्यूचर में कभी भी इंडिगो को प्लांटेशन करने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए मना कर दिया. The Bengal indigo planters developed cold feet and gradually moved to Bihar and Uttar Pradesh. In 1866, 1868, 66 to 68, Darbhanga and Champaran in Bihar witnessed agitation by indigo farmers. The final blow to growing indigo came when a synthetic dye was invented, but indigo plantation continued in Bihar in 1970. It was the efforts of Mahatma Gandhi that finally brought relief to the poor peasants of Champaran. Champaran का जो रिवोल्ट हुआ था उसमें महात्मा गांधी के एफर्ट से बिहार के भी जो वहाँ पे इंडिगो प्लांटेशन बहुत लास्ट तक नहीं खत्म हो पाया था. जब सिंथेटिक क्लोथ्स वगैरह जब सर्च आउट हो गए, उसके बाद से इंडिगो के जो डिमांड थोड़ी कम हो गई थी, बाकी सारे एरियाज में इंडिगो प्लांटेशन नहीं हो रहा था, उसके अगेंस्ट रिवोल्ट हुआ था, उसमें वो लोग सक्सेसफुल हुए थे. बट बिहार में जो था वो वहाँ का प्लांटेशन अभी तक कंटिन्यूस चल रहा था. एंड एट लास्ट 1917 में महात्मा गांधी के एफर्ट से उनको भी उसमें से रिलीफ मिला और वहाँ के जो गरीब किसान थे, पुअर पीजेंट्स थे, उनको उसमें से मुक्ति मिली. नाउ दैट्स टुडेज आवर चैप्टर इज ओवर एंड वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम ज्योग्राफी इन द न्यू क्लासेस. थैंक यू.